एक नया टॉपिक सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग पे बेसिकली अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल आता है। बहुत सारी टेक्निक हैं जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीपीयू की जब हम शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। ठीक, तो जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसमें से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, इसके बाद वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। तो पहले वन बाय वन देखते हैं ये होता क्या है। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब हम ये सोचते हैं कि सीपीयू हमारा जितना बिजी हो सके उतना बिजी हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोसेसर यूटिलाइजेशन निकाला जाता है प्रोसेसर बिजी टाइम डिवाइडेड बाई प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब कितनी देर बिजी रहा डिवाइडेड बाई बिजी प्लस आइडल कितने टाइम खाली रहा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? थ्रूपुट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड डिवाइडेड बाई टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड, टाइम ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस टाइम ऑफ प्रोसेस सबमिटेड। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन रेडी क्यू। रेडी क्यू में वेट करेगा ना, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। ठीक। रेस्पॉन्स टाइम, टाइम फॉर फर्स्ट सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट until the first response is produced. This measure is called response time. तो response time हम निकालते हैं टाइम ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्स माइनस टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब पहला रेस्पॉन्स कब मिला उसको माइनस कब वो सबमिट हुई। एक चीज और समझ लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको प्रोसेसिंग टाइम दिया जाए या बस टाइम दिया जाए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं आगे। ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। सीपीयू के ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, ये दोनों तो मैक्सिमम होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। ये दोनों क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम ये कैसे होने चाहिए? ये तीनों मिनिमम होने चाहिए। ये दोनों चीजें तो मैक्सिमम और ये तीनों चीजें मिनिमम। हमारी कौन कौन सी एल्गोरिथम है? ये नाम मैंने सारे एक जगह लिख दिए हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट में बोलते हैं FCFS। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, इसको बोलते हैं SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग और रियल टाइम शेड्यूलिंग। इतने तरीके की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोगों को पढ़नी है। जो न्यूमेरिकल बेसिकली आता है वो इन चार पे आता है, फर्स्ट FCFS, SJF, प्रियोरिटी और राउंड रॉबिन। ठीक, तो पहले अब हम एक एक करके इन पे न्यूमेरिकल देखेंगे, देन फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट इज FCFS। FCFS जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट कराई जाएगी, जो बाद में आएगी वो बाद में एग्जीक्यूट कराई जाएगी। इसको हम लोग FIFO क्यू में मैनेज करते हैं, मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल दिया गया है, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, 5 प्रोसेस हैं, हैविंग अराइवल टाइम ऑफ 02358 माइक्रोसेकंड एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 33142। ठीक है ना, माइक्रोसेकंड। क्या करना है? गैंट चार्ट बनाना है, कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। मैंने सारी चीजें निकालनी है यूजिंग FCFS। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले चूंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो जो अराइवल टाइम आपको दिया गया है इसके असेंडिंग ऑर्डर में आप प्रोसेस को लिख लीजिए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है 02358, तो 02358 5 प्रोसेस हैं, नाम लिख लिए सभी के, P1, P2, P3, P4, P5। अगर
8 वाली पहले लिखी होती, 5 वाली बाद में लिखी होती, तो हम इसको सॉर्ट कर लेते असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम लिख लीजिए, तो 3, 3, 1, 4, 2 ये मैंने लिख लिया, ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट क्या है, इनका बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग प्रोसेस को कैसे प्रोसेस करेंगे। अब देखो उसको बनाने का तरीका, इसमें देखिए सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई, P1 है ना। तो मैंने गैंट चार्ट देखिए कैसे बनेगा, इस तरीके से एक फिगर बनेगा, ठीक। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे P1 आ गई थी प्रोसेस। मैं यहां पे लिखता जाता हूं कौन कौन सी प्रोसेस आती जा रही है। तो सबसे पहले P1 आ गई। अब P1 कितनी टाइम तक एग्जीक्यूट हुई, 3 माइक्रोसेकेंड। तो आप क्या करिए, P1 एग्जीक्यूट हो रही है 3 माइक्रोसेकेंड तक। अब 3 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई थी, P2 आ गई और P3 आ गई। तो P2 आ गई और P3 आ गई। तो पहले कौन सी आई, P2 आई। तो P2 अगेन कितने टाइम तक, 3 तक। तो आप यहां लिख दीजिएगा P2, ठीक। इसने कितना टाइम लिया, 3 माइक्रोसेकेंड का। 3 और 3 6 माइक्रोसेकेंड। इसके बाद अब 6 तक देख लीजिए कौन सी प्रोसेस आ गई है, P4 आ गई है ना, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 5 माइक्रोसेकेंड है। तो P4 लिख लीजिए। अब P2 एग्जीक्यूट हो चुकी। अब पहले P3 आई थी ना, तो अब आप P3 को एग्जीक्यूट कराइए। P3 का एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 1। तो हमने ये लो 6 और 1 7। इसके बाद 7 अभी P5 नहीं आई है ना, अभी यहां नहीं लिखेंगे। P3 एग्जीक्यूट हो गई। P3 के बाद कौन सी आई, P4। P4 ने कितना टाइम लिया, 4 माइक्रोसेकेंड का। तो आप P4 लिख लीजिएगा और 7 4 11 माइक्रोसेकेंड, ठीक। अब P5 आ गई, तो यहां मैंने P5 को लिख लिया। पहले P4 आई थी, तो P4 इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था, 4, तो ये मैंने कर लिया। अब P5 बची, P5 आ गई, P5 लिख लीजिएगा। P5 ने कितना टाइम लिया है, 2 माइक्रोसेकेंड। तो 11 और 2 13। इस तरीके से आप गैंट चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P1 कितने टाइम के लिए, 3 के लिए। फिर आई P2, P2 का प्रोसेसिंग टाइम कितना था, 3, तो 3 3 6। फिर आ गई P3, इसने 1 माइक्रोसेकेंड टाइम लिया, तो 6 1 7। फिर आ गई P4, तो 7 4 11। फिर आ गई P5, 2 माइक्रोसेकेंड, तो 11 और 2 13। ये गैंट चार्ट हमारा बन गया। इसमें बस यही देखना है जो प्रोसेस पहले आएगी, ये अराइवल टाइम आपको दिया गया है, हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया था। ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। आप सॉर्टिंग कर ही लीजिएगा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, देन फिर उसी ऑर्डर में करते जाइएगा। प्रोसेस 1 बाय 1 आती जाएगी और एक करके करके एग्जीक्यूट होती जाएगी, ठीक। ये तो बना गैंट चार्ट। अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड। तो देखिए P1 के लिए, P1 प्रोसेस कंप्लीट कब हुई है, 3 पे, गैंट चार्ट से देखेंगे, माइनस सबमिट कब हुई थी, 0 पे। तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया 3 माइक्रोसेकेंड। P2 की बात करें तो कंप्लीट कब हो रही है, 6 पे, और सबमिट कब हो रही है, 3 पे। 3 पे ही तो सबमिट हुई थी, माइनस। अब देखना जरा एक चीज यहां समझने वाली है, जनरली लोग यहां मिस्टेक कर देते हैं कि सबमिट हुई है 3 पे। नहीं, आप क्या करेंगे, प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस सबमिशन, मतलब रेडी क्यू में कब सबमिट हुई है, तो उसका अराइवल टाइम कितना था, ये 2। तो ये वाला टाइम प्रोसेस 2 माइक्रोसेकेंड पे P2 आ गई थी, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। P3 ने कब कंप्लीट किया अपना, 7 पे, 7 माइनस प्रोसेस सबमिटेड कितने टाइम पीरियड पे आ गई थी, 3 पे आ गई थी, है ना। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 4। P4 देखिए, P4 कब कंप्लीट हुई है, 11 पे, माइनस सबमिट कितने पे हुई थी, 5 पे, 5 माइक्रोसेकेंड पे अराइव हो गई थी। तो 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6। अब P5 कब कंप्लीट हुई, 13 पे, 13 माइनस अराइवल टाइम कितना था, 8, तो ये हो गया 8। तो ये कितना आ गया, 5। तो ये सभी का टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो सभी का टर्न अराउंड टाइम आप निकाल चुके हैं, तो पहले लिख लीजिए 3 4 4 6 5।
इससे माइनस करेंगे क्या, प्रोसेसिंग टाइम, सभी का प्रोसेसिंग टाइम ये दिया गया है ना, तो ये माइनस कर दीजिए। 3 3 1 4 2, इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। ठीक, अब देखिए आगे की कैलकुलेशन क्या कहा गया था, ड्रॉ गैंट चार्ट, ये हमने बना दिया। कैलकुलेट टर्न एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेते हैं। ये टर्न अराउंड टाइम सभी का आया है तो सभी को प्लस कर लीजिए, 3 + 4 + 4 + 6 + 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाई कितनी प्रोसेस है, 5। ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 7 4 11 6 18 18 5 23, 3 4 3 7 4 11 6 17 5 22, सॉरी 22/5, तो ये हो गया 4.4 माइक्रोसेकेंड। ये हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब आपसे कहा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, तो सबका ये वेटिंग टाइम लिखा हुआ है ना, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। 0 + 3 + 3 + 2 + 2, 0 + 3 + 3 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 8 5 13। एक मिस्टेक हुआ है, 4 - 3 = 1, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहां पे आ जाएगा 1, 4 - 3 = 1। अब देखिए 3 1 4 2 6 3 9, 9/5, तो ये हो जाएगा 1.8 माइक्रोसेकेंड। ये हो गया एवरेज वेटिंग टाइम। और क्या पूछा गया था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दिया, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, प्रोसेस बिजी टाइम, तो प्रोसेस हमेशा बिजी रहा है ना, देखिए गैंट चार्ट से देख लीजिए, प्रोसेस कहीं भी आइडल नहीं है ना, प्रोसेस बिजी टाइम अपॉन बिजी टाइम प्लस आइडल टाइम, ये 0 × 100, तो ये कितना हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन 100%। थ्रूपुट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस, तो कितनी प्रोसेस है, 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा, 13 माइक्रोसेकेंड, 5 डिवाइडेड बाई 13, इसको जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.38। तो ये हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, और गैंट चार्ट ये रहा। इस तरीके से आप जो भी एफसीएफएस की प्रॉब्लम होगी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए प्रोसेस, 4 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4, अराइवल टाइम ये दिया गया है, बस टाइम ये दिया गया है, प्रोसेसिंग टाइम कह लीजिए या बस टाइम कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ड्रॉ गैंट चार्ट, कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट, एक चीज बढ़ा दी यहां पे, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो यूजिंग एफसीएफएस करना है ना, तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अराइवल टाइम प्रोसेस लिखिए, तो 0156 असेंडिंग ऑर्डर है, 0156। ठीक है, प्रोसेस लिख ली, P1 P2 P3 P4, बस टाइम कितना है, 2 2 3 4, वो भी मैंने मेंशन कर दिया, 2 2 3 4। सबसे पहले बनाएंगे हम इसका क्या, गैंट चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई, P1। ठीक है, 0 प्रोसेस आ गई P1, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुई, 2 तक। ठीक है भाई, 2 तक, तो अब 2 तक देखिए कौन सी प्रोसेस आ चुकी थी, P1 और P2, मैंने यहां लिख लिया P1 और P2, P1 एग्जीक्यूट हो गए। ठीक, अब P2 आ गई ना, P2 ने कितना टाइम लिया, 2 का, तो P2 लिख लीजिएगा, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब 4 तक देखिए कौन सी प्रोसेस आई है, कोई नहीं, P2 एग्जीक्यूट हो गई, 4 तक कोई नहीं आई। अब P3 कितने पे आई है, 5 पे, इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, क्योंकि 4 तक P2 एग्जीक्यूट हो गई और 4 पे भी कोई भी प्रोसेस नहीं आई हुई है, 5 पे आई हुई है, मतलब 5 तक जो सीपीयू रहेगा ये आइडल रहेगा। ठीक, अब 5 पे कौन सी प्रोसेस आई, P3, कितना टाइम लिया इसने, 3 का, तो P3 5 3 8, अब 8 तक P4 भी आ गई थी,
तो ठीक है, P3 एग्जीक्यूट होगी। अब P4 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। P4 ने कितना टाइम लिया है? 4 माइक्रोसेकंड का। तो 8 4 कितने हो गए? 12। ठीक, अब गैंट चार्ट बनाने में आप एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जैसे P1 और P2 ने 2 माइक्रोसेकंड का टाइम लिया है, तो देखने में भी लगना चाहिए कि ये 2 और 2 बराबर है, ये 1 है ना। अब इसने 3 लिया है तो मैंने स्पेस थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। इसने 4 लिया है तो मैंने देखो इसके मुकाबले इसका स्पेस ज्यादा लिया है। तो जो प्रोसेस ज्यादा टाइम ले उसका जो एरिया बनाइएगा रेक्टेंगल, वो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, है ना। छोटे वाले का छोटा और बड़े वाले का बड़ा, जिससे कि दिख जाए कि भाई ये इसके कंपेटिबिलिटी ज्यादा टाइम ले रही है ना। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है और कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए, अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। ये क्या कहता है? प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड। तो पहले मैं प्रोसेस कंप्लीटेड लिख देता हूं सभी का। P1 ने कब कंप्लीट की? 2 पे। P2 कब कंप्लीट हुई है? 4 पे। P3 कब कंप्लीट हुई है? 8 पे। P4 कब कंप्लीट हुई है? 12 पे। ठीक, अब माइनस करेंगे। प्रोसेस सबमिटेड मतलब अराइवल टाइम, तो 0 1 5 6 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3, यहां पे कितना आ जाएगा? 3, यहां पे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या कहता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम सबका निकल गया, यहां लिख लीजिए 2 3 3 6 माइनस 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 माइनस। प्रोसेसिंग टाइम ये दिया है सबका 2 2 3 4, तो 2 2 3 4 निकाल लीजिए, 0 1 0 2। करेक्ट। इसमें एक चीज और पूछी गई थी, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम, तो हम एक कॉलम और अलग से बना लेते हैं यहां पे। रेस्पॉन्स टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्स माइनस टाइम ऑफ प्रोसेस सबमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स, इस यहां से देखिए गैंट चार्ट से, P1 ने पहला रेस्पॉन्स कब दिया? 0 पे। P2 ने पहला रेस्पॉन्स कब दिया? 2 पे। P3 ने पहला रेस्पॉन्स कब दिया? 5 पे। और P4 ने फर्स्ट रेस्पॉन्स कब दिया है? 8 पे, जहां से स्टार्ट हुआ है। माइनस प्रोसेस सबमिशन, सबमिशन मतलब अराइवल टाइम, तो -0 -1 -5 -6, तो कितना हो जाएगा? 0 1 0 2। ये हो गया रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब इन तीनों का एवरेज निकालना है ना, तो मैं एवरेज यहीं पे निकाल देता हूं, 2 3 3 6, है ना। चलो नीचे ही कर देता हूं, मैंने बता रखा है जगह। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है ना, तो 2 2 3 6, तो 2 + 2 + 3 + 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 9 2 3 3 6 2 3 3 6 6 3 9 3 12 13 14 14/4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 3 12 1 14 2 14 और 4 पंचे 20, 3.5 माइक्रो सेकेंड। इसका एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए क्या है? 0 1 0 2, तो 0 1 0 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 3 3/4, ये हो जाएगा 0.75 माइक्रो सेकेंड। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 3.5 का हो गया, एवरेज वेटिंग टाइम 0.75 का हो गया। करेक्ट। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम यहीं पे निकाल देता हूं मैं। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकलेगा? रेस्पॉन्स टाइम ये रहा, 0 + 1 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.75 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसमें मैंने क्या कहा था? सीपीयू बिजी टाइम अपॉन सीपीयू आइडल टाइम प्लस बिजी टाइम। तो देखिए सीपीयू का बिजी टाइम इसमें कितना रहा? अब देखना, इसमें थोड़ा सा आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। बिजी कितनी देर रहा? मैं यहां पे लिख रहा हूं बिजी टाइम 2 0 से 4 तक, तो ये तो बिजी रहा 4, और 5 से 8 तो 3 प्लस
8 से 12 4, तो 4 4 8 3 11 माइक्रोसेकंड प्रोसेस सीपीयू क्या रहा, बिजी रहा, और 1 माइक्रोसेकंड आइडल रहा। ये हो गया बिजी, और आइडल कितनी देर रहा है, 1 माइक्रोसेकंड। ठीक, अब निकाल लीजिए सीपीयू यूटिलाइजेशन। बिजी टाइम कितना रहा, 11/11 प्लस आइडल कितना था, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 11/12 इंटू 100। आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आए। 12 और ये हो गया 50, 11 × 5 = 55, 550/6, तो 54 1 55, 10 हो गया, 6 × 6 4 10, 6 × 36, 4 6 36, तो यही आता रहेगा 91.67% सीपीयू यूटिलाइजेशन निकल के आया आपका। ठीक है ना, करेक्ट। तो ऐसे कर लीजिएगा, बिजी टाइम अपॉन बिजी टाइम प्लस आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से आप सीपीयू यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्रूपुट निकालना है। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड, तो 4 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा टोटल, तो 0 से 12 तक, तो 12 माइक्रोसेकंड का टाइम लगा, 4/12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 0.33। ये रहा आपका थ्रूपुट। ठीक, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गैंट चार्ट बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने सारी चीज कैलकुलेट कर ली दोनों न्यूमेरिकल्स में, हो सकता है कोई 2 चीजें पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए। इस तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, इनका एवरेज, गैंट चार्ट, इसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको सीपीयू परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और FCFS एल्गो मैंने आपका करा दिया। इसमें बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है, जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो पहले अराइवल टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिएगा, उसी हिसाब से प्रोसेस डालिएगा। फिर गैंट चार्ट जब बनाते जाए तो वहां ध्यान रखते जाइएगा कि कौन कौन सी प्रोसेस आती जा रही है, उसी हिसाब से आप एग्जीक्यूशन में लाते जाइए। ठीक, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू। करेक्ट, एक चीज मैं देख रहा था, ये हाँ, इसमें जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से लिखने में, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 5/13 जब करेंगे तो 0.35 आएगा, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, 0.38 नॉट 6 पॉइंट, लिखने में मिस्टेक हुआ मेरे से, 0.38। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने ऐसी प्रोसेस ले ली जिसमें कि एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसमें कि ये हमारा सीपीयू आइडल था, और एक मैंने नॉर्मल प्रॉब्लम ले ली। तो दोनों ही प्रॉब्लम आपकी FCFS में मैंने बता दी है। कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके।